हेलो एवरीवन, एक बार फिर से विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आनुवांशिकता तथा जैव विकास के सभी प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि बायोलॉजी चैप्टर साइंस से रिलेटेड है, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आइए समय को देर नहीं करते हुए सीधे हम सवालों पर ही आते हैं। तो आइए, इनमें से पहला सवाल कहा गया है, बताइए पहला सवाल का जवाब कि आनुवांशिकता का अध्ययन किससे संबंधित है। आनुवांशिकता का अध्ययन हम क्यों करते हैं, किससे संबंधित है। आनुवांशिकता का अध्ययन संबंधित है, किससे संबंधित है? लक्षणों और वंशानुक्रम से। लक्षण और वंशानुक्रम से, यानी कि हमारे शरीर का लक्षण, जैसा हमारे शरीर का लक्षण होते हैं वैसा ही वंश के आधार पर आगे बढ़ते जाते हैं। इंसान धीरे धीरे एक इंसान के रूप में तैयार हो जाते हैं, एक जीव एक इंसान के रूप में तैयार हो जाते हैं, अर्थात लक्षण और वंश अनुक्रम, यानी कि लगातार वंश बढ़ते रहती है, लक्षण और वंश अनुक्रम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 2, इसमें बताया गया है कि आनुवांशिक लक्षण किसके द्वारा आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिक लक्षण किसके द्वारा आगे बढ़ते हैं? तो आप इस सवाल का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, जीन के द्वारा। किसके द्वारा? जीन। आप बताएं तो जीन कहते किसको है? जीन इसी को कहते हैं जो कि एक क्रोमोसोम है। क्या है ये? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को जब विखंडित करते हैं तो क्या प्राप्त होती है? डीएनए प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? डीएनए। डीएनए को जब विखंडित करते हैं तो जीन प्राप्त होती है, जो कि लकीर के रूप में बीच में देख रहे होंगे आप सभी लोग। ठीक है, यही जीन है। ठीक है, जीन को ही आनुवांशिक इकाई भी कहा जाता है और आनुवांशिक पदार्थ डीएनए को कहा जाता है। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए और जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। इसीलिए हमारे आनुवांशिक लक्षण किसके द्वारा आगे बढ़ते हैं? तो जीन के द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये ऐसा आनुवांशिक लक्षण जीन के द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल का जवाब बताइए कि जीन का आविष्कारक का नाम क्या है? जीन का किसने आविष्कार किया था? तो जीन के बारे में सबसे पहले किसने बताए थे? ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने बताए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। जी हाँ, वही जो मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। आप सभी को याद होगा, जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आप ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में जरूर पढ़े होंगे कि इन्होंने ही मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी, जिसको F1 संकरण और F2 संकरण कहा जाता है। यही मेंडल साहब है। यही कौन है? मेंडल साहब। इन्होंने ही क्या किए? जीन का आविष्कार किए थे। जीन का आविष्कार किए थे। अगला सवाल बताइए, सवाल नंबर 4, गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? बताइए। गुणसूत्र कोशिका के कहाँ पाए जाते हैं? तो आप पहले कोशिका के भाग को समझ जाइए। ये कोशिका का जो ये भाग है, ये बाहरी भाग है, ये कोशिका का बाहरी भाग है, इसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। और कोशिका का आंतरिक भाग ये हो गया, कोशिका का आंतरिक भाग, ये कहा जाता है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। और कोशिका का भीतरी भाग कहलाता है कोशिका केंद्रक। कोशिका केंद्रक। तो कोशिका केंद्रक के अंदर ही क्रोमोसोम रहते हैं। क्या रहते हैं? क्रोमोसोम। कोशिका केंद्रक के अंदर ही क्रोमोसोम रहते हैं। और यही क्रोमोसोम क्या? डीएनए रहते हैं, डीएनए के मिलकर बने होते हैं। और यही डीएनए जीन से मिलकर बने होते हैं। आप सभी को पता चल गया होगा। तो इस सवाल का जवाब जल्दी से दीजिए। 4 नंबर, गुणसूत्र पाए जाते हैं कहाँ? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म अर्थात कहाँ? कोशिका द्रव में? बिल्कुल नहीं। कोशिका झिल्ली में नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं। कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं नाभिक में। कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में। ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल बताइए कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए, VVI सवाल है। गुणसूत्रों की संख्या यदि पूछेगी कि एक कोशिका के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो अभी तो 4 ही दिख रहा है, लेकिन मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। कितनी होती है? 46। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यदि जोड़ा में पूछा जाए कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो हमेशा ये 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इसकी संख्या 46 होती है। आइए अगला सवाल बताइए, युग्मनज में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? युग्मनज में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? आप बताइए। कितने गुणसूत्र इसमें रहते हैं? 2 रहते हैं। युग्मनज जब बनाते हैं नर मादा या नर मादा, ये कितने रहते हैं युग्मनज में? 2 रहते हैं। तो द्विगुणित गुणसूत्र। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। अगला सवाल का जवाब दीजिए कि इसमें से सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में जवाब दीजिए कि मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? आप सभी को सामने दिख रहा होगा, यही है मटर का पौधा। क्या है? मटर का पौधा। इसी के पुष्पों पर प्रयोग किए थे। किस पर प्रयोग किए थे? फूलों पर, पुष्पों पर प्रयोग किए थे। ठीक है, मेंडल ने पुष्पों पर प्रयोग किए थे। इसी के पुष्पों पर प्रयोग किए थे। क्या प्रयोग किए थे कि ये F1 पीढ़ी F2 पीढ़ी, ये हाइब्रिड F1 पीढ़ी हाइब्रिड को कहा जाता था। यानी कि ये छोटे मटर से बड़े मटर बनाने की एक पद्धति था। ठीक है, जो मेंडल की पद्धति कहलाती है। ठीक है, तो आप सबको पता चल गया होगा किस पौधा पर प्रयोग किया गया?
ये मक्का के पौधा पर, बाटसन या मटर के पौधा पर, बटान या मटर के पौधा पर। ठीक है, अगला सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 8, डोमिनेंट लक्षण क्या कौन है होता है? डोमिनेंट कहते किसको है? डोमिनेंट लक्षण कौन होता है? तो डोमिनेंट लक्षण क्या होता है? जो व्यक्त हो, जो क्या हो? व्यक्त हो। डोमिनेंट लक्षण का मतलब होता है कि जो व्यक्त हो, वही डोमिनेंट लक्षण होता है। अगला सवाल बताइए कि रिसेसिव लक्षण क्या होता है? रिसेसिव लक्षण क्या होता है? रिसेसिव लक्षण क्या होता है? इसमें जीन क्या प्रकार क्या होता है? जीन का प्रकार स्मॉल टी, अर्थात ये बौनापन होंगे। क्या होंगे? बौनापन। अगला सवाल का जवाब बताइए। सवाल नंबर 10, प्रथम संकरण में उत्पन्न पीढ़ी कहलाता है। प्रथम संकरण में उत्पन्न पीढ़ी क्या कहलाता है? जरा बताइए। यहाँ पर देख सकते हैं कि यही प्रथम संकरण में उत्पन्न पीढ़ी F1 कहलाती है। क्या कहलाती है? F1 पीढ़ी, जिसमें से बड़े पौधे और छोटे पौधे लिया गया, लंबा पौधा और बौना पौधा लिया गया। ठीक है, इन दोनों पौधा को कि जिन को मिलाया गया, मिलाने के बाद पता चलता है क्या? F1 पीढ़ी हमेशा जो आती है, यही F1 पीढ़ी में क्या पता चलता है? एक लंबा, दो लंबा, मानो तो सभी लंबा ही आते हैं और कुछ छोटा भी आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? F1। क्या हो जाएगा? F1। अगला सवाल बताइएगा, दूसरे संकरण की पीढ़ी क्या कहलाती है? तो F2 कहलाती है। क्या कहलाती है? F2। अगला सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। मानव की ऊंचाई का निर्धारण किस प्रकार का लक्षण है? मानव प्रकार के ऊंचाई का निर्धारण किस प्रकार के लक्षण है? जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। बहुकारक। क्या है? बहुकारक, यही ऊंचाई का लक्षण है। अगला सवाल का जवाब बताइए कि सवाल नंबर 13 कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगला सवाल बताइए, सूक्ष्म परिवर्तन कहलाता है। सूक्ष्म परिवर्तन क्या कहलाता है? कहलाता है उत्परिवर्तन। क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। आइए अगला सवाल का जवाब बताइए, जल्दी से बताइए कि विकास का सिद्धांत किसका है? विकास का सिद्धांत किसने दिए थे? विकास का सिद्धांत दिए थे डार्विन साहब दिए थे। कौन दिए थे? डार्विन साहब। यही है डार्विन साहब। ठीक है, दाढ़ी वाले बाबा है ना, दाढ़ी वाले बाबा यही डार्विन साहब है। इन्होंने क्या दिए थे? विकास का सिद्धांत दिए थे। इन्होंने बताए थे कि इस पृथ्वी पर वही मानव जिंदा रहते हैं, वही मानव सर्वाइव कर पाते हैं जो इस प्राकृतिक पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेती है। जो इस प्राकृतिक पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेती है, वही इस पृथ्वी पर जीवित रहते हैं और सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे कि ठंडी के समय जिस प्रकार हम ठंडी कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार गर्मी के समय हमें ऊनी कपड़े नहीं पहनना होता है, सूती कपड़े पहनते हैं। अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण जलवायु के अनुसार से हमें ढलना पड़ता है। अर्थात यही कहा गया विकास का सिद्धांत। ठीक है, इसको किसने बोले थे? मेंडल साहब नहीं, डार्विन साहब। किसने बोले थे? डार्विन साहब। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्हीं डार्विन साहब ने ही लिखे थे, एक पुस्तक लिखे थे, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या लिखे थे? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला सवाल बताइए कि जीवाश्म किसके प्रमाण है? जीवाश्म किसके प्रमाण है? जल्दी से इस सवाल का जवाब बताइए। जीवाश्म विकास के प्रमाण है। अर्थात इससे पता चलता है जीवाश्म पत्थरों के नीचे दबे रहते हैं, बीच में दबे रहते हैं, जिसको निकाल कर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा पुराना पीढ़ी शायद यही होगा, हमारा पिछला पीढ़ी यही होगा। तो वही जीवाश्म के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि हमारा विकास इस आधार पर आगे बढ़ेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बताइए, सवाल नंबर 17 बताइएगा कि मानव और कपि का समानता क्या दर्शाती है? मानव और कपि का समानता क्या दर्शाती है? जल्दी से बताइएगा, समानता क्या दर्शाती है? केवल पूर्वज। क्या है? पूर्वज। इसी से पता चलता है कि मानव का पूर्वज कौन है ना, हमारा पूर्वज। इसी प्रकार से। ठीक है, अगला सवाल बताइए, प्राकृतिक वरण अर्थात नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? नेचुरल मतलब कि प्रकृति के अनुसार से हमें ढलना पड़ेगा, ये किसने दिए थे? तो अभी तुरंत बताए कौन दिए थे? डार्विन साहब। किसने दिए थे? डार्विन साहब, है ना। इनका पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन। ठीक है, आगे आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए कि समान संरचना रखने वाले अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो समान संरचना रखेंगे वो अंग क्या कहलाएंगे? जैसे कि देखिए, ये मनुष्य है, ठीक है, चिंपैंजी है, फिर सिंह है। सिंह मतलब है क्या है? सिंह मतलब किसको कह सकते हैं? सिंह का पैर, शेर का पैर। ठीक है, फिर क्या है? सील है, सील का पैर है, चमगादड़ का पैर है। बताइए, सबका संरचना सेम है, जैसा दिख रहा है ना। आप सभी को, सबको देख लीजिए, सभी के पैरों को, सभी के हाथों को देख लीजिए, सेम संरचना है, लेकिन सबका काम अलग है। देखो, चमगादड़ उड़ती है, मनुष्य पृथ्वी पर चलती है, चिंपैंजी क्या है? ये बंदर के रूप में ही है ना, बंदर का अगला प्रजाति है। फिर सिंह क्या है? शेर है, ये मांसाहारी है। इसी प्रकार से सबका कार्य अलग अलग है, लेकिन संरचना एक ही जैसा है। इसको कहते हैं समजातीय। क्या कहा जाते हैं? समजातीय या सजातीय अंग।
यदि इससे सवाल पूछा जाएगा समजातीय या सजातीय अंग से, तो सीधा बोलिएगा संरचना समान। संरचना क्या? समान। यदि संरचना समान होगी तो वो संजातीय हो जाएगी, अर्थात बनावट समान तो समजातीय हो जाएगी, लेकिन कार्य अलग अलग, कार्य इसमें अलग अलग। यदि बोला जाएगा कि कार्य ही समान हो, संरचना ही अलग अलग हो, तो विषम जातीय कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विषम जातीय। संरचना ही अलग हो और कार्य ही समान हो तो विषम जातीय कहलाएगी। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आइए देखिए आगे अगला सवाल वही है ना। भिन्न कार्य करने वाले, कार्य ही अलग है, देखो कार्य अलग है परंतु समान मूल है के अंग है। संरचना समान है, संरचना समान रहेगा, है ना, लेकिन कार्य इनका अलग रहेगा, क्या कहलाएगा? है ना। भिन्न कार्य वाले, कार्य इनका अलग अलग रहेगा तो क्या कहलाएगा? जल्दी बताइए, जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए, जल्दी दीजिए। क्या हो जाएंगे? ये सजातीय होंगे। क्या होंगे? सजातीय। बिल्कुल पिछले के जैसा ही है ना। भिन्न कार्य इसका है, संरचना समान है, पिछला का भी संरचना ही समान था, है ना, तो सजातीय ही हो जाएंगे। ठीक है। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए कि समान कार्य पर अलग संरचना रखने वाले, लिख लीजिए। अब आ गया सवाल कि काम समान है, संरचना अलग अलग है ना। जैसे किसी पक्षी वर्ग में देख सकते होंगे कि पक्षी वर्ग में जैसे मछली के रूप में भी देख सकते हैं कि सभी पानी में ही रहती है मछली वर्ग, लेकिन सबका मछली का संरचना अलग अलग होते हैं, कोई बड़े होते कोई छोटे होते हैं, तो क्या हो जाते हैं? ये विषम जातीय अंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विषम जातीय अंग हो जाएंगे, क्योंकि काम सबका मछली में मछली का काम होता है तैरना, लेकिन संरचना क्या होती है? सबका अलग अलग ही होती है। ठीक है, इसीलिए विषम जातीय अंग हो जाएंगे। ठीक है। अगला सवाल बताइए, मानव में अपेंडिक्स किसका उदाहरण है? अपेंडिक्स जानते हैं ना, अपेंडिक्स, यही अपेंडिक्स है। जरा देखिए इस इमेज को। ठीक है, इस इमेज को देखिए, यही अपेंडिक्स है। ठीक है, जो कहाँ रहती है? छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में जो यहाँ पर आती है, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो रहते हैं इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। इसको कहा जाता है सीकम। क्या कहा जाता है? सीकम। इन सीकम की, इस सीकम से, है ना, देखिए सीकम है, बड़ी आंत का सीकम, इस सीकम से जो लंबी जैसा अंगुली जैसे संरचना रहती है उसी को अपेंडिक्स कहते हैं, जो क्या है? एक प्रकार का अवशेषी अंग है, जो एक प्रकार का क्या है? अवशेषी अंग है जो क्या है? एक प्रकार का अवशेषी अंग है। आप सभी को पता चल गया होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? मानव में अपेंडिक्स क्या है? ये अवशेषी अंग है। क्या है? अवशेषी अंग है। अगला सवाल का जवाब दीजिए, जल्दी से बताइए। अगला सवाल कि अस्थायी परिवर्तन कहलाता है, जब अस्थायी परिवर्तन होता है तो क्या कहलाता है? इस सवाल का जवाब दीजिए, इस सवाल का जवाब दीजिए। अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? ठीक है, जल्दी से बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगी इसका आंसर? अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन समझ रहे होंगे ना कि अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, अधिगम प्राप्त। क्या होगी? अधिगम प्राप्त। चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिए। लैंगिक प्रजनन में संतान होती है, लैंगिक प्रजनन में संतान कैसी होती है? इस सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। लैंगिक प्रजनन में संतान समान नहीं होती है। क्या होती है? समान नहीं होती है। ठीक है, संतान समान नहीं होती है। अगला सवाल का जवाब दीजिए कि गुणसूत्र वाहक कण, गुणसूत्र वाहक कण यानी कि जो गुणसूत्र वाहन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? गुणसूत्र वाहक कण, है ना, तो ये क्या कहलाते हैं? इसका जवाब दीजिएगा जल्दी। जीन। क्या कहलाते हैं? जीन, क्योंकि जीन के द्वारा ही तो डीएनए का निर्माण होती है, डीएनए के द्वारा गुणसूत्र का निर्माण होती है। ठीक है, आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। बताइए सवाल नंबर 26, बताइए जीन कहाँ स्थित होते हैं? तो जीन कहाँ स्थित होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, गुणसूत्र में, राइबोसोम में, नाभिकीय झिल्ली में, ये गुणसूत्र में होते हैं। कहाँ होते हैं? गुणसूत्र में, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। मेंडल का प्रथम नियम, मेंडल का प्रथम नियम क्या है? मेंडल का प्रथम नियम क्या है? जल्दी से बताइए, इस सवाल का जवाब बताइए। इनका प्रथम नियम है एकरूपता का नियम। क्या है? एकरूपता का नियम, है ना, इन्होंने ही तो दिए थे ना, F1 पीढ़ी, याद कीजिए, F1 पीढ़ी यही ना दिए थे ना, एकरूपता का नियम F1 पीढ़ी। ठीक है, अगला सवाल बताइए। गुणसूत्र निर्धारण किससे होता है? हमारे शरीर में गुणसूत्र निर्धारण किससे होता है? तो जीन से। किससे होता है? जीन से। जीन ही तो बताते हैं कि कैसा गुणसूत्र बनाना है। ठीक है, या गुणसूत्र की संख्या कितनी बनानी है, जीन ही तो बताते हैं। अगला सवाल बताइए, सवाल नंबर 29। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किससे होता है? किससे होता है? XY और XX क्रोमोसोम। देखिए तो XX क्रोमोसोम, XY क्रोमोसोम। क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला सवाल जवाब दीजिए। अगला सवाल बताइए कि जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने की विधि। हम जीवाश्म की उम्र कैसे निकालते हैं? रेडियो सक्रियता से। कैसे निकालते हैं? रेडियो सक्रियता से। अर्थात जो पत्थर से दबे हुए हैं जीवाश्म, इसका आयु निकालते हैं रेडियो सक्रियता, एक विधि है। ठीक है, इसको कहते हैं रेडियो कार्बन, रेडियो
कार्बन से हम निकालते हैं उसकी उम्र की कितना साल पुराना वो दवा होगा, ठीक है, कितना साल पुराना वो जीव होगा, उसी के आधार पर हम अपना विकास का अनुमान लगाते हैं, अपने विकास का अनुमान लगाते हैं। अगला सवाल बताइएगा कि भ्रूणीय समानता प्रमाण देती है, भ्रूणीय समानता क्या प्रमाण देती है, बताइएगा। इसमें से प्रमाण क्या देती है भ्रूणीय समानता, इसमें से प्रमाण क्या देती है, प्रमाण देती है विकास का, क्या, विकास का, कि कैसा विकास होगा, यही भ्रूण है ना, ये भ्रूण है, इसी भ्रूण का विकास होती है कहाँ, गर्भाशय में, कहाँ होती है, गर्भाशय में। अगला सवाल बताइएगा अनुकूलन किसमें होता है, अनुकूलन किसमें होता है, इस सवाल का जवाब बताइए। अनुकूलन किसमें होता है, जीवों में, किसमें होता है, जीवों में ही अनुकूलन होती है। अगला सवाल बताइएगा विरासत में मिलने वाला लक्षण, विरासत में मिलने वाला लक्षण वो क्या कहलाता है, अनुवांशिक कहलाता है, क्या कहलाता है, अनुवांशिक। जो पिता के गुणों का गुण और लक्षण पुत्रों में आ जाते हैं, पिता के गुण और लक्षण किस में आ जाते हैं, पुत्रों में आ जाते हैं, उसी को अनुवांशिक कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल बताइए कोशिका विभाजन का प्रकार जिससे युग्मनज बनाता है, युग्मनज बनाता है, जरा देखिए कोशिका विभाजन कर रहा है, ये कोशिका था, ये कितना था, ये कोशिका, लेकिन अब ये दो गो में बट गया, किसमें, कितने में बट रहा है, दो गो, तो कैसे होती है इसका विभाजन, यही पूछ रहा है, कैसे होती है इसका विभाजन, तो मियोसिस प्रक्रिया द्वारा, किसके द्वारा होती है, मियोसिस प्रक्रिया, है ना, माइटोसिस या मियोसिस प्रक्रिया द्वारा होती है, तो मियोसिस ऑप्शन में, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बताइएगा, इसमें से बोलिएगा कि आनुवांशिकता का कार्य है, आनुवांशिकता का क्या काम है, जरा बताइएगा, आनुवांशिकता का क्या काम है, नए लक्षण का स्थानांतरण करना, यानी कि ये लक्षण जो है आगे वाले पीढ़ी में क्या करना, स्थानांतरित करना, आगे बढ़ते रहना, ठीक है, यही आनुवांशिकता का काम है। अगला सवाल बताइएगा कि विकास शब्द को पहली बार किसने प्रयोग किया था, जो हमारे शरीर का जो विकास होती है उस शब्द का प्रयोग किसने किया था, वो डार्विन साहब ने, किसने किए थे, डार्विन साहब। अगला सवाल बताइएगा तो कि नई प्रजाति का निर्माण कहलाता है, नई प्रजाति का निर्माण क्या कहलाता है, बिल्कुल विकास, क्या कहलाता है, विकास, क्योंकि विकास से ही पता चलता है कि हमारा अगला प्रजाति बदलते जाता है। जैसे कि हमारा मनुष्य का सबसे इससे पहला प्रजाति कौन थे, चिंपैंजी, कौन थे, मनुष्य का पहला प्रजाति चिंपैंजी थे, लेकिन मनुष्य होमोसेपियंस प्राणी से आते हैं, किससे आते हैं, होमोसेपियंस प्राणी से आते हैं, इनका पहला प्रजाति कौन है, चिंपैंजी है, इसीलिए चिंपैंजी से विकास हुआ है आगे मनुष्य में, इसीलिए नई प्रजाति का निर्माण क्या कहलाता है, विकास कहलाता है, क्या कहलाता है, विकास। अगला सवाल बताइएगा किसमें सबसे अधिक विविधता होती है, किसमें सबसे अधिक विविधता मिलती है, बताइए सब किसमें सबसे अधिक विविधता मिलती है, तो ऑप्शन नंबर ए लैंगिक प्रजनन में, लैंगिक प्रजनन में। अगला सवाल बताइएगा डीएनए का मॉडल दिया है, डीएनए का मॉडल किसने दिया है, डीएनए को मॉडल देने वाला का नाम था, क्या नाम था, वाटसन और क्रिक, क्या नाम था इनका, डीएनए का मॉडल देने वाला का नाम था वाटसन और क्रिक, जो यही है वाटसन साहब, देखिए ये डीएनए का मॉडल बना रहे हैं, ठीक है, और दिखा रहे हैं इधर, देखने वाला है ना, डीएनए का मॉडल बना रहे हैं, यही वाटसन और क्रिक ने दिए थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी इसका, ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को, बिल्कुल। आइए अगला सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला सवाल क्या हो जाएगी, बताइएगा, अगला सवाल क्या हो जाएगी, अगला सवाल बताइए अवशेषी अंग का उदाहरण, अवशेषी अंग का उदाहरण क्या होगी, हमारे शरीर में अवशेषी अंग कौन सी है, बताइए, अवशेषी अंग एक और है पूंछ की हड्डी, कौन सी है, पूंछ की हड्डी, पहले तो अवशेषी अंग के रूप में अपेंडिक्स भी था, लेकिन पूंछ की हड्डी भी है, पूंछ की हड्डी जिसको कहते हैं टेलबोन, टेलबोन के नाम से जानते हैं, यही पूंछ की हड्डी, ठीक है, यही अवशेषी अंग है, जो हमारे वर्टिब्री 24 वर्टिब्री के नीचे जुड़े रहते हैं, 24 वर्टिब्री के नीचे जुड़े रहते हैं, ठीक है। अगला सवाल बताइए कि प्राकृतिक चयन में जीव क्या करते हैं, सवाल नंबर 41 में प्राकृतिक चयन में जीव क्या करते हैं, सवाल का जवाब दीजिए कि अनुकूल होते हैं, क्या होते हैं, जीव अनुकूल होते हैं, जीव क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं। अगला सवाल बताइएगा कि लेमार्क ने किसका सिद्धांत दिया था, लेमार्क ने भी एक सिद्धांत दिए थे, ये किसका सिद्धांत दिए थे, उपयोग और अनुपयोग, उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत दिए थे, ठीक है। अगला सवाल बताइए सवाल नंबर 43 कि आनुवंशिकता की इकाई क्या कहलाती है, बताए थे आनुवंशिकता की इकाई जीन को कहते हैं, किसको कहते हैं, जीन को कहते हैं, और आनुवंशिकी पदार्थ डीएनए को कहते हैं, आनुवंशिकी पदार्थ किसको कहते हैं, डीएनए को कहते हैं, बताइए। अगला सवाल बताइए जीवाश्म कहाँ बनते हैं, जीवाश्म जल में बनते हैं, वायु में, चट्टानों के परतों पर, पेड़ों पर, चट्टानों के परतों पर, कहाँ बनते हैं, चट्टानों को परतों पर, ठीक है। अगला सवाल बताइए कि समान पूर्वज का प्रमाण कौन है, समान पूर्वज का प्रमाण कौन है, इस सवाल का जवाब दीजिएगा, इसका प्रमाण सभी है, अवशेषीय अंग, समजातीय अंग, भ्रूणीय समानता, समान पूर्वज का अंग है क्या है, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला सवाल बताइएगा
46 नंबर सवाल कि XX गुणसूत्र किसका संकेत है? XX गुणसूत्र किसका संकेत है? केवल मादा अर्थात महिला का। किसका है? महिला का है। अगला सवाल बताइएगा कि आनुवांशिक विविधता किससे बढ़ती है? आनुवांशिक विविधता किससे बढ़ती है? आनुवांशिक का अलग अलग विविधता देखने को मिलती है। ये किससे आगे बढ़ती है? ये बढ़ती है किससे? ये बढ़ती है उत्परिवर्तन से और संयोजन से, दोनों से बढ़ती है। किससे बढ़ती है? दोनों से, ए और बी दोनों। अगला सवाल बताइएगा 48 नंबर कि कौन सा लक्षण अर्जित है? कौन सा लक्षण अर्जित है? जो अर्जित किया जाता है, जो हमारे शरीर में मिलती नहीं है, हम उसे बाहर से अर्जित करते हैं। तो बॉडी, क्या बॉडी सबको बाहर से मिलती है क्या? शुरू से नहीं, उसे बनाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तभी वो बॉडी मिलती है। देख रहे हैं बॉडी बिल्डर कौन है? ये जरा इसको पहचानिए तो, ये कौन है? ये कौन है? इसको पहचानिए, ठीक है? पहचान करके कमेंट में बताइए तो ये कौन है बॉडी बिल्डर, है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग एक क्या होती है? हमारा मिलती है, ये नेचुरली नहीं है, इसे बनानी पड़ती है, अर्जित करनी पड़ती है। लेकिन ऊंचाई हमारा नेचुरली मिलती है, आंखों का रंग नेचुरली मिलते हैं, रक्त समूह नेचुरली मिलती है, इसको अपने अनुसार से हम बदल नहीं सकते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए, अभी तुरंत बताया है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। क्या है? होमो सेपियंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बताइएगा कि जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है पाइलियोंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है? जीवाश्मों का अध्ययन। जूलॉजी किसको कहते हैं? जीवों का अध्ययन कहलाते हैं, ठीक है? बॉटनी पादपों का अध्ययन कहलाते हैं, ठीक है? फिर इतना समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, ठीक है? आप सभी को यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ताकि सभी लोगों तक ये चैनल पहुंच पाए और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ, क्योंकि बिहार बोर्ड क्लास 10th में पूछने की संभावना काफ़ी अधिक है। ये सभी सवाल क्वेश्चन बैंक से रिसर्च करके बनाया गया है कि पूछने की संभावना हो सकती है, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।